तो एज इफ फिंसर को कवर करते हैं, इन डेप्थ में कवर करते हैं। ठीक है, रिजल्ट आया, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा कर रही थी, कर रही है, और आगे भी कमेंट्री वगैरह से तो लग रहा है कि अच्छा है, सॉलिड ही परफॉर्म करेगी। ठीक है, चलो इसका पहले सबसे पहले अपन बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर इसका कॉन कॉल देखते हैं, इन डेप्थ में देखते हैं। ठीक है, फिर अपन कंक्लूड करेंगे, वैल्यूएशन भी देख ही लेंगे, फिर ठीक है कंक्लूड कर देंगे। चलो सबसे पहले देखो चार्ट देखो, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है, वो कंपनी का चार्ट आपको हमेशा ऐसे ही दिखेगा। इसके पीछे कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, कोई और थियरी नहीं है, यही एक ही थियरी है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका चार्ट आपको ऐसे ही दिखते रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते कंपनी करती क्या है। शॉर्ट में मैं बता के रखा हूँ, जब ये फॉर्म हुई थी ना, तो एपीएल अपोलो ग्रुप की कंपनी है, मतलब उसी के अंदर से फॉर्म हुई थी। तो उनके एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपको सबको ही पता है, तो उनके इकोसिस्टम में जो भी आते थे ना, उन सबको क्या करती थी, ये सप्लाई चेन फंडिंग करती थी और बिल डिस्काउंटिंग करती थी। सप्लाई चेन फंडिंग क्या हो गया कि जैसे मान लो आपको एक कस्टमर का ऑर्डर आया, ठीक है, मान लो ऑर्डर है 10 करोड़ का, तो वो ऑर्डर तो ऐसे थोड़ी नहीं कि हवा में बन जाएगा। चलो ऑर्डर आया, मैंने उसको डिलीवर कर दिया, तो ऑर्डर के लिए आपको प्रोडक्ट एक्वायर करना पड़ेगा, उसके पीछे लेबर लगेंगे, तो ये सारे कॉस्ट लगेंगे। तो आप तो हो छोटी कंपनी, आपके पास 10 करोड़ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, बैंक से लोगे। बैंक को क्या दिखाओगे, बैंक ये देखो मेरा ऑर्डर है, मेरे को इसको फुलफिल करके देना है, आज नहीं कल मेरे पास पैसे आएंगे तो आपको मैं दे दूंगा। तो बैंक आपको पैसे देती है, बैंक यानी यहाँ पे एचडी फिनसर्व की बात कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। एचडी फिनसर्व आपको पैसे देगी कि ये लो पैसे, आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, सेल करो, उससे पैसे कमाओ तो हमको दे दो। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई चेन। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, बिल डिस्काउंटिंग मान लो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो आपने 10 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ का लोन में आपने सारे 10 करोड़ का नहीं, ऑब्वियसली बात है 7-8 करोड़ का लोन लिया, एग्जाम्पल पकड़ो। 8 करोड़ का लोन लिया, आपने लेबर को दिया पैसे, आपने मटेरियल मंगाए, आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, ऑर्डर दे दिया, आपने ऑर्डर फुलफिल कर दिया। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आज आपने ऑर्डर दिया आपको तुरंत तुरंत पैसे मिल जाए, पैसे मिलेंगे आपको मान लो 2 महीने 3 महीने बाद, क्रेडिट पीरियड के बाद। तब तब फिर भी आप खाली बैठ गए, फिर क्या करोगे आप, तो फिर क्या करोगे, बैंक के पास लेके जाओगे, बैंक देखो मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, पहले आपने एग्जीक्यूट के लिए पैसे लिए थे, अभी क्या आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अभी इसका जो पैसे होंगे 2 महीने 3 महीने बाद आएंगे। तो आप मेरे को आज इसका बिल डिस्काउंट करके आज मेरे को पैसा दे दो, कल को जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो आप उसमें से अपना कमीशन, अपना फिनेंसिंग कॉस्ट चार्ज करके आप मुझे बाकी का पैसा वो कर देना, मतलब अपना लोन काट देना। ठीक है, मतलब मान लो 8 करोड़ का सबसे पहले मैंने लोन लिया, उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन फंडिंग। ठीक है, क्योंकि उससे उससे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, उससे मैंने मटेरियल खरीदा, लेबर वगैरह को पेमेंट किया और ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। 8 करोड़ का मतलब 8 करोड़ का मेरा सामान वगैरह लगा, 10 करोड़ का मैंने सेल किया। ठीक है, लेकिन 10 करोड़ का पैसा आज आपको आएगा नहीं, तो आज आपने बिल डिस्काउंटिंग करा लिया, तो कल को जाके आपने सबसे बिल डिस्काउंट, मतलब आप बिल डिस्काउंटिंग वाला आपका जब पेमेंट आएगा तो बैंक आपका वो काट के जो थोड़ा बहुत पैसा बचे रहेगा वो दे देगी, बाद में आपका सप्लाई चेन वगैरह भी सब कहते हैं ना पूरा। अभी देखो आपको एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक डायमंड कंपनी का ऑडिट करता था मैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, प्री शिपमेंट लोन होता था, पोस्ट शिपमेंट लोन होता था। प्री शिपमेंट मतलब ऑर्डर आया, सेम ऐसे सप्लाई चेन के ऑर्डर आया, ऑर्डर फुलफिल करने के लिए प्री शिपमेंट कर दिया। पोस्ट शिपमेंट क्या हुआ, जैसे आपने शिप कर दिया उसके बाद आपको पेमेंट तो आया नहीं, तो तब आपको लोन आ गया। ठीक है, तो पोस्ट शिपमेंट का जो लोन आया उससे सबसे पहले प्री शिपमेंट पेमेंट होता था, मतलब पोस्ट शिपमेंट का जब भी लोन का पैसा आता था तो उससे सबसे पहले सप्लाई चेन वाला यानी प्री शिपमेंट का लोन क्लोज होता था। ठीक है, उसके बाद जब कस्टमर पेमेंट करता था तब पोस्ट शिपमेंट का लोन क्लोज होता था। तो ऐसा ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। ठीक है, चलो इनका और बिजनेस मॉडल बता देते। देखो एनपीए जीरो क्यों रहता है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लॉजिक बताया था, क्योंकि क्या होता है ये छोटे छोटे कंपनियों को देते हैं। जैसे मान लो अभी सबसे पहले एपीएल अपोलो ट्यूब्स के हिसाब से देखो, अभी मान लो इनके जो भी वेंडर कस्टमर वगैरह जो भी होंगे, ठीक है, वो एपीएल अपोलो से डील कर रहे हैं। तो एपीएल अपोलो आपको पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है। अगर मान लो छोटे लोग जो हैं वो अगर ये एचडी फिनसर्व का पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तो कल को जाके एपीएल अपोलो से इनको माल आना बंद भी हो जाएगा, मतलब ऑर्डर आना बंद हो जाएगा, सब कुछ होना बंद हो जाएगा। तो इनका कहते हैं ना रोजी रोटी छीन जाएगी। तो बाय डेफिनेशन ये क्या करते हैं, अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एपीएल अपोलो की बात हो रही है, तो वहाँ पे अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए
सबसे पहले क्या कैसे मेंटेन होगा, जब आप एपीएल अपोलो की ही जो कंपनी है एसजी फिनसर जो आपको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, सबसे पहले आप उसका लोन क्लोज कर दो, उसके बाद रिलेशनशिप बना रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से इनका एनपीए तो भाई जीरो ही आ रहा है जब से मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये लोन कितना पे देते हैं, 11 से 13.5% पे लोन देते हैं। इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि भाई फंडिंग तो आए, मतलब इनको भी तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने ही पड़ते होंगे ना, बैंक तो है नहीं, ठीक है, इसलिए इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग 8.5% है। बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत कम रहता है, इसीलिए बैंक आपको कम मतलब कहते हैं ना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे देती है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है, क्योंकि बैंक को कहाँ से पैसा आ रहा है, हम लोगों से पैसा आ रहा है, ठीक है। और एसजी फिनसर जैसे एनबीएफसी को कहाँ से पैसा आ रहा है, उनको पैसा आ रहा है बैंक से। तो बैंक के पास अगर मान लो 5% पे आएगा, इधर देखो 5% पे इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो वो कितने 8% पे एनबीएफसी को देंगे और एनबीएफसी को 12% पे देंगे, एग्जाम्पल पकड़ो। तो बैंक की कमाई होगी ये 3%, एनबीएफसी की कमाई होगी ये 4%, क्योंकि 8 में लिया 12 में दिया और बैंक ने 5 में लिया 8 पे दिया, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है। तो इनका लोन वही 11, 13.5, 14% पे जो देते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी आती है, यील्ड इनकी होती है 4%, 5% जो भी है, ठीक है। ये अच्छा, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आपको मैं बताने के लिए लिखा है। चलो, आपको बिजनेस मॉडल समझ गए कैसे क्या होता है। सप्लाई चेन फंडिंग, मतलब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए भी फंडिंग करते हैं, और जो 2 महीने 3 महीने बाद बिल का पेमेंट आएगा उसका पेमेंट आज लेने के लिए भी बिल डिस्काउंटिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे वगैरह ये सब लोन प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल। चलो, अभी अपन आते हैं ये Q4, ये लास्ट का कौन कॉल था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो चलो 1 मिनट में और भी बता देता हूँ। ये इनका वही मतलब गाइडेंस क्या था, 10,000 करोड़ तक पहुंचने का 3 से 4 साल में। अगर आप 3 साल का हिसाब से लोगे तो 36% के AUM से। हाँ, मैं FY26 के ईयर एंड के AUM से कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो आज के हिसाब से वो कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। हाँ, अगर आप कंजर्वेटिव लोगे तो भाई 26% से, मतलब 26% से कंपाउंडिंग के हिसाब से AUM ग्रोथ करेगा, ठीक है। डेट टू इक्विटी इन्होंने क्या बोला कि 2 है, 2 से हम 3 लेके जाएंगे, और ROE 12 से 18% तक लेके जाएंगे। मतलब क्या हुआ देखो। चलो, उसके बाद अपन Q1 FY27 का पूरे कॉन कॉल में आते हैं। देखो, पूरे का पूरा एक कॉन कॉल है, उसको आपको मैं उसमें से जो रेलेवेंट है वो मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। उसके बाद इसकी समरी भी बना दी है, ठीक है। तो और उसके बाद अपन वैल्यूएशन वाला भी पार्ट देख लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। चलो, हाँ हाँ, तो देखो फिनेंशियल में देखते समय आपको कहते हैं ना, एक थंब रूल देख लेना है। अगर आपको किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आपको क्या देखना है, ग्रोथ तो देखनी ही है। ग्रोथ किसकी देखनी है, AUM की ग्रोथ देखनी है, ठीक है, वो तो है ही। उसके अलावा अगर अपना एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और ROE ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉलिड कंपनी है उसमें, और कहते हैं ना कुछ और दिमाग नहीं लगाना। ऐसे तो बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना एकदम आपका 90% काम हो गया कि भाई एसेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी पैट वगैरह अचीव कर रही है, पैट का ग्रोथ कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तभी तो ROE ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो देखो, ROE ऊपर की तरफ कब जाता है, जब कंपनी का पैट 100 से 120 जाता है, यानी कंपनी की पैट में ग्रोथ होती है, तभी तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली क्या होगा कि AUM का ग्रोथ आपका 40-50% है, लेकिन पैट का ग्रोथ आपका 60% 70% है, मतलब AUM के ग्रोथ से ज़्यादा पैट का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। और इसी के रीजन से ROE भी ऊपर जाता है। तो यानी एसेट क्वालिटी मेंटेन होते हुए, एसेट क्वालिटी यानी NPA की बात कर रहा हूँ मैं, एसेट क्वालिटी मेंटेन होते हुए अगर ग्रोथ आ रही है, ठीक है, एसेट क्वालिटी मेंटेन होते हुए अगर ग्रोथ आ रही है, ROE ऊपर की तरफ जा रहा है, डन, बेस्ट कंपनी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एसेट क्वालिटी क्या हुआ, NPA इनका 0 रहता है, तो मतलब मेंटेन तो क्या है, ये टॉप नॉच हो गया। ग्रोथ तो कर ही रही है, ROE भी ऊपर की तरफ जाने का ही बोल रही है, गाइडेंस दे रही है, तो मतलब ये भी अपने सारे पैरामीटर कहते हैं ना, सारे पॉइंट्स टिक करते हुए दिखती है। चलो, अब आपको मैं Q1 FY27 का पूरा कॉन कॉल बता देता हूँ। मैनेजमेंट ने वही कमेंट्री दिया कि इनका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू यानी नेटवर्थ की बात होती है, नेटवर्थ यानी इक्विटी बेस्ड की बात होती है, तो जनरली उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और आपके अर्निंग्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वो है 1539 करोड़, और 2.2x के ये देखो 2.2x के लेवरेज पे है, 32% का कैपिटल एडिक्वेसी है, मतलब 32। देखो, आधे लोगों को, आधे क्या 99% लोगों को कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल एडिक्वेसी क्या हो गया
कि भाई 32%, मतलब अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो 32%, मतलब 32 करोड़ आपका खुद का है, बाकी 68 करोड़ का आप लेवरेज हो, यानी 2.2x का लेवरेज पे हो। ठीक है, तो इन्होंने वही बोला है कि देखो कि ये जो है 2.2x के लेवरेज पे हम काम कर रहे हैं, 32% हमारा खुद का पैसा है, इसको हम मतलब ये हेडरूम देता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। 5.1% का हम ये रिटर्न ऑन ROA मेंटेन करेंगे और 14% का ROE वगैरह करके करेंगे। ठीक है, चलो वो तो है। अभी देखो इनका गाइडेंस देखो, इनको क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट, क्या कमेंट्री में बोल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना वो 300 करोड़ तो आराम से हो जाएगा ये ईयर एंड में। चलो ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, तो अगर आप टैक्स निकाल लोगे, ठीक है, 25-1% निकाल लोगे तो आपका कितना बचा, 25-26% जो भी है, हाँ 26% निकाला, 25% 4-12% सरचार्ज वगैरह निकाल के अगर आप 26% निकाल लोगे, या 26% वैसे भी कहाँ से है ये आप देख लो। ठीक है, किसी को और भी नहीं समझ में आ रहा है कि 25-26% कहाँ से है, तो यहाँ से है, देखो इसका टैक्स रेट क्या है, इतना है। चलो हाँ, तो आप क्या करोगे, देखो 300 करोड़, देखो इधर देखो, ध्यान दो, 300 करोड़ इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा ईयर एंड में, उसमें से 26% पैट निकालने के बाद आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 222 करोड़। अभी कितना है, 128 करोड़। अभी 128 करोड़ कहाँ से आया ये भी देख लो बॉस, ये देखो 128 करोड़ दिख रहा है, ये देखो 128 करोड़, ये मार्च 26 का, हाँ, तो 128 करोड़ से 222 करोड़ यानी 75% का पैट का ग्रोथ करेंगे ईयर एंड में। ठीक है, और एयूएम का इन्होंने क्या बताया है कि एयूएम हमारा 6000, तो चलो ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा एस्पिरेशनल हो जाता है, फिर भी 5500 करोड़ तो हम कर ही लेंगे। तो इनका देखो 26 के बेस से मैं बता रहा हूँ, 26 के बेस से बता रहा हूँ, 26 के बेस से बता रहा हूँ, 3936 का लोन बुक था, उसमें 5500 करेंगे, यानी FY26 वीजावी 27 देखोगे ना आप, 75% का पैड करेंगे और 40% का एयूएम करेंगे। ठीक है, मैं 26 से 27 कंपेयर कर रहा हूँ, मैं Q1 से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इनका एनपीए का टारगेट वही है कि भाई इनका एनपीए उतना रहेगा, और 203x जो इन्होंने पहले बोला था कि हम यहाँ से यहाँ तक डेट लेके जाएंगे, और थोड़ा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्यों है, कंजर्वेटिव कैसे आपको एनपीए देख के भी पता चल रहा होगा, लेकिन ये बात है कि कंजर्वेटिव मेंटेन रहते हुए इनके ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी आप श्रीराम फिनांस, सुंदरम फिनांस देखोगे तो उनका भी एनपीए वगैरह तो अच्छा ही है, लेकिन उनका ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है। चलो हाँ, तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है कि भाई अभी इतनी इक्विटी है आपका, इतना इतना बन के इतना हो जाएगा मोर और लेस। अच्छा, इसमें 1539 में इनका Q1 वाला भी पार्ट आ गया, तो और ये 222 पूरे कहते हैं ना पूरे साल का पैट है, पूरे साल के पैट में Q1 का पैट भी इंक्लूडेड होगा, तो इन्होंने वही बोला कि 1700 करोड़ तक हमारा इक्विटी बेस वगैरह चला जाएगा। चलो ठीक है, उससे आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो जो फर्क वाला पॉइंट है मैं आपको इधर नीचे बता दूंगा। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही है, लेकिन ठीक है चलो। हाँ हाँ, देखो जियो पॉलिटिकल आपको आजकल पता ही है ट्रम्प वगैरह का, तो इन्होंने क्या बोला कि हाँ उससे हमारा कुछ क्रेडिट में कुछ दिक्कत नहीं आई, ना क्रेडिट में दिक्कत है ना क्रेडिट कॉस्ट में दिक्कत है, लेकिन हाँ क्या है कि पब्लिक को अभी उतना ज़्यादा कहते हैं ना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो गई, तो हमको कहते हैं ना ग्रोथ को कॉप अप करने के लिए हमको नए कस्टमर, नए प्रोडक्ट और नए जोग्राफी वगैरह में जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, एक इंसान ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे दिया, तो ठीक है उतना समझ में आता है। इन्होंने क्या बोला कि भाई आपको कुछ और भी फ्यूचर प्रोडक्ट वगैरह है, तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि भाई हाँ अपन ये लैब में और डिजिटल लैंडिंग वगैरह में जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, कल को जाके नए नए प्रोडक्ट मिक्स चेंज करेंगे, मतलब डिजिटल लैंडिंग और आपके लैब वगैरह में नए नए मतलब कहते हैं ना नए प्रोडक्ट लाने का भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि भाई डिजिटल लैंडिंग क्या हो गया, जैसे जो आपको पेटीएम वगैरह लैंडिंग करते हैं। ठीक है, लैब मतलब हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि एमएसएमई वगैरह पे डील करते हैं, और प्लस ये डिजिटली प्रेजेंस है, तो इसका लेवरेज उठा के ये प्रोडक्ट भी चालू करने को कर सकते हैं। तो अच्छी बात है ना यार, कंपनी मतलब अपना एक्सपांसन कर रही है न्यू प्रोडक्ट में, तो बढ़िया ही बात है। हाँ, किसी ने बोला कि पहले आपका कितना था APL अपोलो से, तो उन्होंने बोला पहले हमारा 100% उसी के इकोसिस्टम से आता था, लेकिन अभी हम 1/3 पे आ गए। हाँ, गाइडेंस की बात हुई, तो गाइडेंस इन्होंने क्या बोला कि भाई 10,000 करोड़ तक AUM हम अचीव कर लेंगे 3 साल में। देखो ये देखो यहाँ पे, हाँ 25 से 30% का ग्रोथ, ये 3 से 4 साल की बात हो रही है, 3 से 4 साल की बात हो रही है, 25 से 30% का ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे AUM बेसिस पे। प्रॉफिटेबिलिटी यानी पैट की बात हो रही है, 30 से 35% का प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेंगे, 3 से 4 साल की बात हो रही है, 1 साल की बात नहीं हो रही है। तो यानी कंपनी ने मीडियम टर्म गाइडेंस भी दिया है,
और 25 से 30% AUM ग्रोथ और 30 से 35% का प्रॉफिटेबल मतलब पैड ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग लेवरेज को कंसीडर करके इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया है। हाँ, लोअर गाइडेंस के पीछे इन्होंने क्या बोला, भाई हम कंजर्वेटिव इंसान हैं। ठीक है, हम अपना क्या है एनपीए और क्रेडिट कॉस्ट वगैरह को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर सेक ऑफ इट ग्रोथ पे ग्रोथ किए जा रहे हैं, जो बढ़िया है। और फिर भी यार 30% 35% का ग्रोथ आपको फिर भी कम नहीं लग रहा है। जो लोअर गाइडेंस, हाँ आज उसका कंपनी का बेस कम है इसकी वजह से लोअर लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना फिनेंशियल में 60% 70% 80% ग्रोथ, मतलब वो तो एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी है। क्योंकि कंपनी अगर इतने तगड़े रेट से ग्रो करेगी ना, आज नहीं कल उसको एनपीए में, कलेक्शन एफिशिएंसी में दिक्कत आने वाली है। तो 30% 35% 40% ग्रोथ मतलब बेस्ट है उसमें, तो और क्या ही बोलोगे। ऊपर से अगर आपको 2.5-3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल गए तब तो सोने पे सुहागा। एनपी का इनका टारगेट वही है कि हाँ भाई एनपी तो हम जीरो ही रखेंगे, लेकिन क्या है ये लैंडिंग बिजनेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वजह से तो ठीक है। अदरवाइज हम जीरो का इनका टारगेट है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग, हाँ इन्होंने बोला कि आईआरडीए वगैरह के साथ लाइसेंस वगैरह की भी बात हमने एप्लीकेशन वगैरह कर दिया है, तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग के बिजनेस में भी कदम रखेंगे। इंश्योरेंस ब्रोकिंग के बिजनेस से इनको क्या होगा, क्रॉस सेल कर पाएंगे। क्रॉस सेल मतलब क्या होता है, जैसे कि आज आपका कोई भी कस्टमर है, आपका एग्जिस्टिंग ये कस्टमर है, तो उसको इसके साथ साथ अपने दूसरा प्रोडक्ट भी चेप दिया, उससे इनको क्या हुआ, कमीशन इनकम मिल गई, तो ऑपरेटिंग लेवरेज और मिल जाएगा। ठीक है। तो भाई किसी एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन भी पूछा कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप क्या देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई 8 से 10% का हम ये देख रहे हैं क्या एयूएम ग्रोथ, और 15-16% का पैड ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, किसी ने पूछा भाई लेस गाइडेंस क्यों दे रहे हैं, तो इन्होंने वापस बोला कि भाई हम कंजर्वेटिव इंसान है, भाई हम क्या करते हैं ना, अपना एनपीए को मेंटेन रखते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, एनपीए हम मेंटेन करते हुए ग्रोथ कर रहे हैं, और वही आपको बोला 30-35% की ग्रोथ कोई कम तो है नहीं। ऊपर से 3-4 साल 5 साल की जब कंपनी बात करे तो और भी कम नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल की बात कर रही है तो चलो ठीक है। अगर 30% 35% का क्यूमुलेटिव अगर आपको कैगर के बेसिस पे मिल गया तो फिर और तो क्या ही, 25-26% में तो किताबें लिख दी जाती है। ठीक है। हाँ, इन्होंने किसी एक एनालिस्ट ने पूछा कि भाई आपका जैसे आपकी वैसे बजाज फिनांस ने भी करा, तो आप कैसे क्या देखते हो, तो इन्होंने वही बोला कि भाई हम सिर्फ कहते हैं ना एक एनबीएफसी नहीं रहना चाहते, हम पूरा के पूरे कहते हैं ना कॉम्प्रहेंसिव फिनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर वगैरह में मतलब रहना चाहते हैं। मतलब कॉम्प्रहेंसिव फिनेंशियल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि फिनेंशियल की कोई भी वो हो, हम सब प्रोवाइड करना चाहते हैं। मतलब ए आई एफ मतलब वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह में भी हो गया, ये सब बता रहे। देखो इंश्योरेंस ब्रोकिंग वगैरह हो गया, एआरसी वगैरह हो गया। चलो ठीक है, चलो ये मतलब अब इन शॉर्ट क्या कहने का मतलब हुआ कि कंपनी अपना एनपीए मेंटेन करेगी, यानी असेट क्वालिटी मेंटेन करेगी, आरओई को ऊपर लेके जाएगी, और ग्रोथ आपने ग्रोथ देखी ली है 30-35% का ग्रोथ ये हमेशा बोल ही रहे हैं। ठीक है, ऊपर से 3-4 साल का बोल रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 साल का बोल रहा है, और ये 1 साल का आपको विजिबिलिटी तो हो गया। 1 साल का आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और 3-4 साल का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3-4 साल के कोई कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी 75% 80% और 50% ग्रोथ करेगी। 3-4 साल का अगर कोई कंपनी अगर आपको गाइडेंस दे रही है ना, तो आपको 25-30-35% का ही गाइडेंस देगी, और 30 से 35% का गाइडेंस यार सॉलिड होता है। तो 1 साल का आपका यहाँ पे आ गया, और आपका 4-5 साल का यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो ये देखो, ये सब सारे कौन कॉल की लाइन है, अपनी कोई भी लाइन नहीं है। चलो ये हो गया। अब इसका चलो वैल्यूएशन भी देख लो। आज के दिन पे मार्केट कैप कितना है इसका, 4427 आज के दिन पे। ठीक है, आज कौन सा है, 21 जुलाई को 4427 पे है। आज के दिन तो नहीं बोल सकते, 30 जून को कंपनी का नेटवर्थ कितना था, 30 जून को 1539 था। ठीक है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे आया, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। प्राइस कितना है 4427, बुक वैल्यू कितना है 1539, तो 2.9 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रही ऐसी कंपनी जो 1 साल में आपको 40 से 45% का एयूएम ग्रोथ, और वहीं पे पैड ग्रोथ आपका 70 से 75% करेगी। अब आप मुझे खुद ही बताना कैसा है। अगर पैड तो अपन चलो फिनेंसिंग वगैरह में पैड देखते हैं, लेकिन अगर किसी को पैड भी कर मतलब करते हैं ना, किसी को पी भी कैलकुलेट करना है, तो पी 1 साल बाद पी कितना रहेगा, हाँ 1 साल बाद पैड कितना रहेगा 222 करोड़। 222 करोड़ कहाँ से आया बॉस, 300 करोड़ में से अगर आप टैक्स वाला पार्ट निकालोगे तो 222 करोड़ आता है। तो 222 करोड़, हाँ आज के दिन पे कंपनी कितने का मिल रही है 4427 डिवाइडेड बाय 222 करोगे तो आपको 20 का 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे मिलेगा। 40% का एयूएम ग्रोथ 20 के फॉरवर्ड पी पे मिल रही है, यानी पैक कितना हो गया 0.5 हो गया। ठीक है, उसके बेसिस से आप देख सकते हो कैसी कंपनी है।
ठीक है, कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी सॉलिड लग रही है, वैल्यूएशन भी ओके ओके है, बढ़िया है। ऐसे वैल्यूएशन में अच्छे होते हैं क्योंकि 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे 40-45% की ग्रोथ की कंपनी है और पैट जिसका 70-75% करेगी। एसेट क्वालिटी की तो बात ही करें, क्या क्या करें, एनपीए जीरो, ग्रोथ तगड़ा, आरओई ऊपर की तरफ, क्योंकि और आरओई ऊपर की तरफ क्यों, क्योंकि हमेशा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था, उसकी बात भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग लेवरेज ऊपर ही, मतलब आरओई आपको ऊपर ही जाएगा। प्लस इन्होंने आरओई का गाइडेंस भी दिया है कि भाई 10-12% हम 18% लेके जाएंगे, तो बस ठीक है। चलो